नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने आज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। मतलब ऐसी कुछ कंपनीज की अगर वो ध्यान देते तो किस प्रकार की कंपनीज पे ध्यान देते इंडियन मार्केट में अभी की कंडीशन में, और उन कंपनीज में ऐसी क्या खास बात है, और क्या एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको इन कंपनीज में, और वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि बड़ी कंपनी में हर किसी का ध्यान जाता है लेकिन मध्यम लेवल की कंपनीज में कम ध्यान जाता है, तो क्या ऐसी कंपनीज में बहुत पोटेंशियल हो सकता है, क्या अंडरलाइंग वैल्यू हो सकती है, इन तीन कंपनीज में कौन सी वैल्यू है, कौन सा पोटेंशियल है, एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको किस तरीके का इनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में। मेरा काम है हीरे ढूंढने का, और अगर ढूंढ के आपके साथ शेयर कर पाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, वो हीरो को तभी समझ पाओगे जब वीडियो को पूरा देखोगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को समझिए और एक लिस्ट बनाइए जिसमें नोट करते रहिए जहां जहां पर जो जो आपको अच्छी कंपनीज मिलती है। सो दैट हार्ड वर्क विल पे यू ओवरऑल बेटर रिटर्न्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन डीप वैल्यू वॉरेन बफेट स्टाइल स्टॉक्स। सो देखिए, पहला जो स्टॉक है आपके स्क्रीन पर वो है डालमिया भारत। अब ये क्या है और क्यों है, तो आगे इसको एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो दोस्तों पूरी तरह से एजुकेशनल है। कोई भी इसमें मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, और ना मैं सेबी से जुड़ा हुआ हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान भी है। तो आपको मेरी रिसर्च है जो मैं एजुकेशन के तौर पे शेयर कर रहा हूं। सो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। देयर इज नो रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं डालमिया भारत की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ना ये कंपनी में खास बात क्या है। पहली बात तो ये है कि ये छोटी कंपनी है। तो ये खास बात है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ये क्यों खास बात होगी, ये खास बात नहीं है। बट खास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर ये 67% बिजनेस इसका आ रहा है शुगर से, और 23% आ रहा है इसका डिस्टिलरी से। और डिस्टिलरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो शायद ही कभी रिसेशन का, डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी नहीं, उसमें हमेशा ग्रोथ चलती रहती है। आपको दुकानों के पीछे पीछे लंबी लाइन लगी हुई हमेशा दिख जाएगी, चाहे मंदी चल रही हो चाहे महामंदी चल रही हो। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने डालमिया भारत को इसमें शामिल किया है। अब देखिए, 2500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और अगर आप बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, विच इज ओके। ROIC 12% है और ROE 12% है, यानी ROE और ROIC उससे ज्यादा है ROCE से, ठीक है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो इसके पास में डेट इक्विटी की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेट का कोई इश्यू ज़्यादा नहीं है, और साथ में जो पियोत्रोस की स्कोर है वो भी 8 का है, जो कि ओवरऑल एक फाइनेंशियल कंपनी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और ये 9 में से 8 मार्क्स मिले, दैट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है वो ये इसमें आपको शुगर, जनरेशन ऑफ पावर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहां मैं आपको जो डिस्टिलरी की बात कर रहा था उससे मेरा मतलब अल्कोहल से ही था, ठीक है। सो जिसे हम शराब कहते हैं, तो ये शराब बनाने का काम भी शुगर के साथ साथ में करती है। क्यों? क्योंकि जो शुगर प्रोडक्शन के दौरान मोलासेस निकलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके और अल्कोहल, इथाइन जो अल्कोहल है वो बनाया जा सकता है, और जब इथाइन जो इथेनॉल बनता है उस इथेनॉल से आप वाइन भी बना सकते हैं, और साथ में मतलब जो भी हार्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है वो बना सकते हैं। साथ में उसको यूज करके आज के समय में जो इथेनॉल मिक्सिंग हो रही है पेट्रोल में, वहां पर भी वो भी एक बिजनेस सेगमेंट खुलता है। तो कंपनी के पास सिर्फ शुगर पे डिपेंडेंस नहीं है, जैसी अधिकतर कंपनियां सिर्फ शुगर के प्रोडक्शन में डिपेंडेंट रहती हैं, जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट की नीतियां जो है वो प्रभावी रहती है कि प्राइस ऐसे नहीं बढ़ा सकते, वो नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिस्टिलरी है, वहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये चाहे जितना प्रीमियम अपना चार्ज कर सकते हैं। इसलिए ये कंपनी एक हमने आज एनालिसिस में ली है कि इसके पास वो एक पर्टिकुलर मोट है। अगर आप बात करें रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हैं इंडिया से 80% और बाहर से 20% इनका आता है ज्योग्राफिकली, और ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो शुगर और अलाइड प्रोडक्ट से 64%, और अगर पावर की बात करें तो वहाँ से 9%, और बाकी छोटा मोटा और भी जगह से आता है। अब इनके कस्टमर्स देख लीजिए, किसी कंपनी के कस्टमर्स बताते हैं कि उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल हो सकता है। कोका कोला, पेप्सी को, इनको ये शुगर सप्लाई करते हैं, ठीक है।
मॉन्डेलेंस प्रिफेटी वो जो टॉफीज बनाती है, ब्रिटानिया बिस्किट बनाने वाली, वॉलमार्ट इंडिया, डाबर, डी मार्ट इंडिया, ग्लाइकोज और दुनिया भर की और कंपनीज, यूनाइटेड बेवरेजेस, उनके पास में भी इनका प्रोडक्ट्स जाते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है और अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ में आपको नजर आ रही है। कंपटीशन की बात करें तो बलरामपुर चीनी और ये सारी बाकी देख लेंगे आप, रेणुका शुगर और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन अगर आप बात करें नंबर्स की तो यहाँ कहीं ना कहीं इसको ओवरऑल एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं बलरामपुर चीनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10 साल में, 24%। लेकिन अगर आप बात करें डालमिया भारत का तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है 59%। तो आप देखिए मार्केट लीडर के मुकाबले में इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। इसी तरह से सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इसकी ग्रो हुई है और साथ में प्रॉफिट को, ये मार्जिन को ठीक ठाक मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। अब दूसरी कंपनी पर आते हैं दोस्तों जल्दी से, अदरवाइज ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी इतना टाइम इसमें अपना लगाएं। कभी घंटे भर की वीडियो अगर आपको चाहिएगी तो बता दीजिएगा, मैं पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज़ आपको खोल के बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहे। लेकिन अभी आपके समय का सम्मान करते हुए और मैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ता हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपनी। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों वो है आपकी एलेम्बिक। एलेम्बिक कंपनी क्या करती है? पहली बात तो ये भी छोटी सी कंपनी है, 2000 के आसपास, 2200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी है और साथ में ये फार्मा में भी डील करती है। तो अगर आप यहां देखें तो द कंपनी हैज एन इट्स द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट एंड पावर एसेट्स। अब बताओ, प्रॉपर्टी भी बेचती है और दवाइयां भी का भी काम करती है। सो डाइवर्सिफाइड है क्योंकि दवाइयों की डिमांड तो चलती रहेगी, प्रॉपर्टी में जैसे उछाल आएगा तो एडिशनल इनको फायदा हो जाएगा, अगर उछाल नहीं आ रहा तो दवाओं से इनका कंटिन्यूस बिजनेस तो चल ही रहा है। सो आप सोच रहे हैं समझदार सोच लॉन्ग टर्म बिजनेस ओनर की। बाकी यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह का इन्होंने दे रखा है कि भाई इनके पास रियल एस्टेट से करीब 80% बिजनेस इनका प्रॉपर्टी से आता है और 20% बैकअप के तौर पे इन्होंने एपीआई यानी जो फार्मा प्रोडक्ट्स है उनकी जेनेरिक जो बनते हैं ना, जो फॉर्मूला बेस्ड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जेनेरिक जो ड्रग्स जिनको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके हिसाब से भी ये उसमें काम करते हैं। अगर बात करें तो इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वडोदरा में है और भी काफ़ी जगह बेंगलुरु में है। ठीक है, कमर्शियल लीजिंग, ये कमर्शियल लीजिंग किस किस को करते हैं? ये आईटी, केपीओ, बीपीओ, ऑफिस स्पेस जो होते हैं उसमें ये लीज करते हैं। तो अगर बेंगलुरु में अगर आप देखें तो ऑफिस स्पेस बहुत ज़्यादा डिमांड में है और वहाँ पे इनको इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों और भी विंड मिल वगैरह में भी इनका मतलब इंटरेस्ट है। एक आध लिटिगेशन भी है इनके पास, ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि द कंपनी हैज़ एन ओल्ड पेंडिंग लिटिगेशन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज। बच गए हो गए इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो पेमेंट का एक छोटा मोटा इन पे ऊपर लिटिगेशन भी है। अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों तो 13 की ROE है और करीब ROC 6.9% की है, विच इज़ गुड। और पित्रोस की स्कोर के हिसाब से 7 है, विच इज़ वेरी नाइस। और डेट फ्री कंपनी है, 0% डेट है, यानी कोई कर्जे का हेडेक इस पर नहीं है। अगर आप बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन्स की तो मैं आपको कहूँगा ये वाकई में इंटरेस्टिंग है कि ये 30% से यानी 35% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन लगभग बना के रखें और 30% से नीचे तो कभी इनका गया नहीं पिछले पिछले 3 साल में। और अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की वैसे बात करें ईयर ऑन ईयर तो आप देख सकते हैं 10 साल का डेटा अगर मैं लेता हूं तो ये करीब 9% से शुरू किया था इन्होंने अपना और करीब 40% के आसपास में ये पहुंच चुके हैं अपने मार्जिन को मेंटेन करते हुए। ओके दोस्तों, अगर FIIs DIIs का इंटरेस्ट देखें इसमें तो आप देख सकते हैं 70% तो अभी भी फुल कंट्रोलिंग स्टॉक इनके खुद के पास में है और 1% से ज़्यादा जो है वो FIIs ने ले रखा है, जो पिछले 3 साल में लगभग डबल कर दिया है इन्होंने, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी लगभग डबल कर दी है 0.7 से 1.38। और DIIs जो है वो उन्होंने इसमें से हिस्सेदारी बेची है, जिसको एक्चुअली उन्होंने खरीदा है। किस किस ने? FIIs ने और साथ में आपके पब्लिक ने। तो ये दोस्तों इसका एक अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा इसके बारे में और अगर जानकारी अपन चाहें तो इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जो पिछले साल की है उसमें ले सकते हैं कि इसको AA- यानी कि एक अच्छी A रेटिंग तो है, लेकिन
A1+ नहीं है, यानी थोड़ा सा कंपनी भी छोटी है, उसको छोटी कंपनीज में कुछ रिस्क तो होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं तो बड़ी कंपनीज तो उसको झेल जाती है आसानी से, और छोटी में थोड़ा सा रिस्क तो होता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज में ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं आती, तो छोटी कंपनीज में रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी उसी रेशियो में होने के चांस होते हैं। ये तो इसलिए क्रिसिल ने इसको जो है थोड़ा सा एक आइकरा ने थोड़ा सा इसको ओवरऑल ए रेटिंग दी है, बट माइनस में दी है। अगर आप बात करें तो और सारी चीज़ें हैं इसकी, इन्होंने वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वही डिटेल्स इन्होंने इसमें डिस्कस की है। पूरी डिटेल डिस्कस करना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, और वो आपका पेशेंस भी इतना लूज कर जाओगे आप। 4-5 मिनट देखने वालों को अगर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे का वीडियो दे दे तो असंभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों अपने लिस्ट पर जो है वो है जस्ट डायल। अब ये हमने क्यों लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये भी वही वॉरेन बफेट वाली जो सोच है उसके हिसाब से कंपनीज पे हमने फोकस किया है। हालांकि ये कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है भाई, प्लीज़ ऐसे अच्छी कंपनीज की डिटेल बनाओ, लिस्ट बनाओ, महीने 2 महीने 6 महीने उस पर आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली उस पर देखना होगा कि भाई ये कंपनी कैसे जा रही है, क्या जा रही है। फिर धीरे धीरे जब आपको सारे एंगल्स पे सही लगे तो अगले 5 साल 10 साल के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि नाम सुना और तुरंत उतर गए उसमें, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें लॉजिक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस चार्ट देखो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, और अपने पैसे से जितना जुआ खेलना है पूरी तरह फ्रीडम है, कोई भी खेल सकता है। चलिए वापस यहीं आते हैं। बट मैं इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस पोर्टफोलियो की तरह से मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट शुड लुक लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां देखते हैं। जस्ट डायल के अंदर बात करें तो 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, जो कि अच्छी खासी कंपनी है, और साथ में मतलब अच्छी खासी साइज है। ROC अगर आप देखें तो ROIC 6% से ऊपर है, तीनों ही ROE, ROC एंड ROIC, ये तीनों की तीनों वो बताते हैं कि करीब 7% के आसपास का रिटर्न ओवरऑल कंपनी देती रहती है। ठीक है, पित्रोस्की स्कोर के हिसाब से 8 बहुत अच्छा नंबर है। अब आप कहोगे सर ये 7% तो इतना तो बैंक इंटरेस्ट से, FD से ही मिल जाता है, तो फिर इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि जब कंपनी बुरे दौर से गुजर रही होती है तब अगर उसने ये मेंटेन किया हुआ है, और अगर मान लीजिए चीज़ें अच्छी इसके फेवरेबल में जिस दिन हुई, तो यही 7% आपको पता नहीं कितना बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। हालांकि ये दूसरी साइड में भी उतना ही सच है, बट आई होप यू गोट माई पॉइंट। पैग रेशियो के हिसाब से पूरी तरह अंडरवैल्यूड है, डेट इक्विटी के हिसाब से टोटली ये लगभग डेट फ्री कंपनी है। अगर आप बात करें इसका कंपटीशन में तो इन्फो एज वाली है, वही Naukri.com वाली, इंडिया मार्ट है जो B2B बिजनेस में, भारत मैट्रिमोनी और बाकी सारी भी हैं। लेकिन जस्ट डायल का क्योंकि एक ओवरऑल जो लोकल बिजनेसेस हैं उनमें एक बहुत अच्छा इसकी पहचान है। और आप ये देखिए जितने भी आप अपने शहर में जिसमें भी आप रहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनकी भी लिस्टिंग आपको जस्ट डायल पे मिल जाएगी। तो वो एक तरह से ओवरऑल इस कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग फिर पेड प्लान्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से और उन बिजनेसेस को ये कंपनी प्रमोट करती है अपने प्लेटफॉर्म पे। सो डिमांड इनको मालूम है, प्रेजेंस इनकी है, ब्रांड बिल्डिंग इनकी हो चुकी है, कस्टमर और क्लाइंट्स इनके पास में है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से कंपनी को ग्रो करना चाहिए था, पर अगर नहीं कर पाई है तो ये क्या हो गई है, अंडर वैल्यूड। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। सो दोस्तों बाकी डिटेल्स तो हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज जो मैंने 3 नाम बताए उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या आप किसी और पर्टिकुलर वीडियो के बारे में और पर्टिकुलर कंपनी के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों वीडियो में नेक्स्ट में जल्दी मिलते हैं, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को रोक के नीचे लाइक बटन है उसे दबाइए, और शेयर बटन है उसको सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी ग्रुप्स कम्युनिटी है सब जगह, ताकि अच्छा क्लियर कंटेंट सब तक पहुंचे। और अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग बिजनेस केस स्टडी के साथ में, एक स्टॉक एनालिसिस के साथ में मिलूंगा आपसे। तब तक प्लीज टेक केयर। जय हिंद।